तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आइडियल क्रैश कोर्स, जिसका एक ही मकसद है मैथ में 100 में 100 मार्क्स लाना। वो कैसे होगा, इसके लिए हर एक चीज़ हर एक बात को अच्छे से समझना है और जो हम आपको बताएंगे वैसे अगर आप करते हो तो आप भी मैथ में 100 में 100 मार्क्स ला सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे एक बार बता दें कि आप लोग को अच्छे से सुनाई पड़ रहा है, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं। क्रैश कोर्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ को हम डीपली अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये कहने के लिए क्रैश कोर्स है बट आप बहुत अच्छे कर पाएंगे। क्योंकि देखो इसमें 100 दिन, इसका जो मेन मकसद है, टारगेट है 100 दिन में 100 मार्क का तैयारी कराना। ठीक है, 100 दिनों में 100 मार्क कैसे आएगा, इस बात को जानकारी लेना है और बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहेंगे आप लोग। ठीक है, जिसका आज फर्स्ट डे है। तो 100 दिन मतलब 100 घंटा, और 100 घंटा का मतलब आप समझ रहे होंगे बच्चों, 100 घंटा का मतलब समझ रहे हैं। अगर ऑफलाइन में ये क्लास होता है तो 1 घंटा की क्लास में लगभग 45 से 50 मिनट का क्लास होता है, और उसमें लिखाते भी हैं, हम भी लिखते हैं, स्टूडेंट भी लिखता है उसी 45 से 50 मिनट की क्लास में। बट इसमें 1 घंटा तक लगातार कंटिन्यू क्लास चलेगा, बहुत फुल्ली इंजॉय के साथ, बिल्कुल बर्डन नहीं बुझाएगा, किसी के दिमाग पर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा कि हम मैथ को कठिन समझ रहे हैं। मैथ का डर बिल्कुल भाग जाएगा। बट आपको हमारे साथ रेगुलर शुरू से अंत तक रहना पड़ेगा और 100 में 100 मार्क तभी आ पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज की शुरुआत बहुत से एक खूबसूरत सी शेर के साथ। बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों की कश्ती भी निकल सकती है। बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों की कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस यूं ना अपनी इरादा बदल, तुम्हारी किस्मत अभी भी बदल सकती है, तुम्हारी किस्मत अभी भी बदल सकती है। क्योंकि आइडियल मैथमेटिक्स में ओपन हो गया है, स्टार्ट हो गया है आज से आइडियल क्रैश कोर्स, यानी पावर स्टडी कोर्स, जिसमें कि फुल एनर्जी फुल पावर के साथ आप लोग को एक एक करके एक एक चीज बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल प्रॉब्लम बताया जाएगा, प्रॉब्लम के साथ साथ आपको थियोरी भी रहेगा, और थियोरी में एक एक नोट पॉइंट जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉट पॉइंट, वो सभी पॉइंट को दर्शाते हुए करेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चे एक बार इसको शेयर कर दीजिए और एक साथ सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे एक बार इसको शेयर कर दीजिए, स्टोरी लगा दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए लिंक का, ताकि सभी बच्चे, आप लोग के जितने भी चाहता है, सभी इस क्रैश कोर्स को फ्री में लाभ उठा सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जल्दी से उपस्थिति यानी अटेंडेंस लगा करके जल्दी से लाइक को और वाचिंग को 500 क्रॉस करवाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं स्टार्ट करूं बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल बेसिक का मतलब होता है, ये पहला चैप्टर जो है प्यारे बच्चों, ये है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप सभी बच्चे जान रहे होंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें सेट का कंसेप्ट लेना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको सेट थ्योरी का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम आपको रिलेशन एंड फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो चीज हम आपको पहले बताने जा रहे हैं, मतलब सेट थ्योरी। इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि किस चैप्टर में हमें कितना समय देना है कि 100 दिन में 100 मार्क की कंप्लीट पढ़ाई हो जाए। उसी में ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए।
आपको जब हम प्रॉब्लम देंगे तभी प्रॉब्लम बना करके आपको जवाब देना है, अदरवाइज आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम पर। वहां पर जैसे ही लाइव क्लास खत्म होती है तो 30 मिनट के अंदर आपके टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक दिन। तो इसी अंदाज में सभी बच्चे ने शेयर भी कर दिया है, बहुत अच्छा उपस्थिति है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर वे में आपको क्लास करना है और जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे आपको करना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, एकदम जबरदस्त तरीके से, धमाकेदार तरीके से आपको 100 में 100 लाना है। जैसे तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखते हैं बहुत अच्छे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को बेसिक कंसेप्ट से। कुछ बच्चे पढ़े भी हों, कुछ बच्चे नहीं भी पढ़े हों, तब भी इस क्लास को A to Z लेक्चर देखना है शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि एक एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक ही कंसेप्ट बच्चों अगर छूट जाता है तब बाद में दिक्कत होता है। क्या आप सभी तैयार हैं? सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, क्या आप सभी तैयार हैं प्यारे बच्चों? आपको हमारी आवाज और ये बोर्ड बहुत अच्छे से दिख पा रहा है? अगर दिख पा रहा है तो स्टार्ट करें, जल्दी से करो यस। अगर दिख पा रहा है तो, दिखाई दे रहा है तो जल्दी से यस करो। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास को, जिसमें कि आइडियल क्रैश कोर्स के नाम से, पावर स्टडी कोर्स के नाम से आप जानते हैं। पावर स्टडी कोर्स इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें फुल पावर मिलता है। इसको पढ़ने के बाद आप पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है ना? आपका एनर्जी दोगुना हो जाएगा। जैसे ही जो चैप्टर खत्म होता है उससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो चलिए पावर स्टडी कोर्स में समय नहीं गवाते हुए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज देना है, इसलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। लगातार चलते रहेगा ये। चैप्टर 1, 2, 3 से लेकर के 13 चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो 13 चैप्टर तक ये चलते रहेगा लगातार, सीरियली, कहीं से कट कुट छूट नहीं होगा। ओके बच्चों, श्री गणेश कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, संबंध और फलन। तो प्यारे बच्चों, इसका कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम बेसिक कंसेप्ट कहेंगे। तो सम बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट में प्यारे बच्चों स्टार्टिंग होता है एक सिंबल से, ठीक है? तो चलिए इसमें हम पहले जानेंगे सेट क्या होता है। एक क्लास सेट का होगा, उसके बाद हम तुरंत रिलेशन एंड फंक्शन पर पहुंच जाएंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग शेयर करते रहिए। चलिए सेट की बात करूं तो सेट समुच्चय, सेट क्या है होता है बच्चों? तो देखिए गांव घर समाज में हर एक जगह यूज करते हैं सोफा सेट, पलंग सेट, एक सेट कपड़ा। मतलब एक सेट कपड़ा जो बोलते हैं उनमें बहुत सारे कपड़ा का एक सेट हो जाता है, पैंट शर्ट, मतलब जो भी होता है वो सब कुछ हो जाता है। इससे ये बात का स्पष्ट हो रहा है कि वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं के संग्रह को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे, लेकिन भिन्न भिन्न कहेंगे, ठीक है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहेंगे। भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। भिन्न भिन्न वस्तुओं, हम शॉर्टकट में लिखेंगे, विभिन्न वस्तुओं के
सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहा जाता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहा जाता है। मीन्स आप देखेंगे बच्चों, यहां पर एक वर्ड हमने इस्तेमाल कर रहा हूं, यह है सुपरिभाषित। यह सुपरिभाषित क्या होता है बच्चों? सु मतलब सही तरीके से और परिभाषित मतलब डिफाइंड, जो एक सही तरीके से परिभाषित होता है, जिसमें कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे बच्चों हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चों, इसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी टाइप के बच्चे सीख सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, ठीक है ना। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम सेट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या का संग्रह, प्यारे बच्चों, तो प्राकृत संख्या का संग्रह आप जानते हो कि प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 1 2 3 4 डैश डैश। ओके, ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद 2 नंबर में अगर आपसे कहा जाए वॉवेल का संग्रह, वॉवेल्स का संग्रह, वॉवेल्स का संग्रह, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेट को ना ये करली ब्रैकेट यानी कि मध्यम कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। सेट के एलिमेंट को, सेट के एलिमेंट को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? मध्यम कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। तो वॉवेल का संग्रह हो जाएगा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि 5 से छोटी प्राकृत संख्या, 5 से छोटी प्राकृत संख्या, 5 से छोटी प्राकृत संख्या कहा जाए बच्चों, तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ, एक बार मैं बता दूं कि इस वेल डिफाइंड मीन्स सुपरिभाषित का अर्थ होता है क्या? तो जो सही तरीके से परिभाषित होता है उसे कहा जाता है सुपरिभाषित। सही तरीके से परिभाषित करने का मतलब जिसमें कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे बच्चों अगर हम बोलते हैं कि तेज विद्यार्थियों का संग्रह, अगर हम बोले कि तेज विद्यार्थियों का संग्रह, तो बताइए कि यह सेट है या नहीं। अगर सेट है तो यस लिखिए, सेट नहीं है तो नो लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यह सेट नहीं है। सुपरिभाषित संग्रह जो है आपको बताया जा रहा है कि तेज विद्यार्थियों का संग्रह, तेज का कोई कंडीशन नहीं है कि यह तेज है या तेज नहीं है, इसलिए यह तेज वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कौन सा स्टूडेंट तेज है, कौन सा स्टूडेंट, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर हम उसमें कहेंगे तेज विद्यार्थी उठ जाइए, खड़ा हो जाइए, तो सब कंफ्यूज रहेगा कि भाई हम तेज हैं कि तेज नहीं हैं, कंफ्यूज करेगा। तो जिसमें ये कंफ्यूजन ना रहे वो होता है सुपरिभाषित। ओके बच्चों, जैसे अगर हम बोलते हैं यहीं पर कि 70% से अधिक प्राप्तांक वाले छात्र खड़ा हो जाइए, तो वहां 70% एक कट ऑफ है, एक मापदंड है। तो 70% जो कट ऑफ है वहां एक सही तरीके से डिफाइंड है। तो 70% से अधिक प्राप्तांक वाले छात्र वो खड़ा हो सकता है। अगर हम नॉर्मल वे में कहें कि तेज विद्यार्थी खड़ा हो जाइए, तो तेज विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहेगा कि यह खड़ा नहीं हो सकता है। ओके बच्चों, तो चलिए अगर हम बोले कि खतरनाक जानवर का संग्रह, खतरनाक जानवर का संग्रह, तो खतरनाक जानवर किसको खतरनाक कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये कहना मुश्किल है। इसलिए खतरनाक जानवर का संग्रह यह सेट नहीं है। क्योंकि जब एक चींटी भी हाथी के सूंड में घुस के काटता है, कहानी सुने होंगे, तो वह भी बहुत खतरनाक हो जाता है ना, इसलिए ये नहीं होगा। अगर हम बोले कठिन प्रश्नों का संग्रह सेट है या नहीं, कठिन प्रश्नों का संग्रह सेट है या सेट नहीं है? क्योंकि जो प्रश्न आपके लिए कठिन है वो प्रश्न किसी के लिए आसान भी तो हो सकता है, इसलिए कठिन प्रश्न का कोई मापदंड नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए यह सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर यहीं पे बोल दे
कि भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, क्या ये सेट होगा? जल्दी से आप जवाब देंगे सभी बच्चे। भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह सेट होगा या नहीं? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। तो भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह यह सेट नहीं होगा, क्योंकि कौन अच्छा है कौन खराब है ये कहना मुश्किल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह यह सेट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी कहना मुश्किल है। हाँ, यहीं पे अगर कंडीशन देता कि 10,000 से अधिक रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, तब वो सेट हो जाता। ऐसे कह दिया अच्छे क्रिकेटर का संग्रह, तो यह नहीं हो सकता है, क्योंकि किस अंदाज में उसको अच्छे कहना है ये बात डिसाइड नहीं किया गया है। अगर बोले कि अक्षय कुमार के सिनेमा का संग्रह, अक्षय कुमार के सिनेमा का संग्रह, तो जितना भी अक्षय कुमार के द्वारा सिनेमा बना होगा उस सब का एक लिस्ट जारी किया जा सकता है, वो हो सकता है। ठीक है ना? इसी तरह से आप बहुत सारा एग्जांपल आप समझ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये सेट का कंसेप्ट आप जरूर समझ गए होंगे कि सही तरीके से कौन परिभाषित है और कौन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सेट को पॉइंट करके, सेट में जो वस्तु होता है, सेट में वस्तु, क्योंकि सेट क्या है? भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह है। सेट भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह है, तो सेट में वस्तुओं को, सेट में वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट या मेंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? सेट में एलिमेंट को, वस्तुओं को एलिमेंट या मेंबर कहा जाता है। सेट के एलिमेंट को, सेट के एलिमेंट को मध्यम कोष्ठ, कर्ली ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट, ये इसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर लिखा जाता है। कॉमा देकर लिखा जाता है। उसके बाद बबुआ, सेट को इंग्लिश अल्फाबेट से सूचित किया जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स जैसे कि ए, बी, सी, डैश डैश, एक्स, वाई, जेड से लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सेट को इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षर ए बी सी डी एक्स वाई जेड से सूचित किया जाता है। उसके बाद बच्चों, एक संकेत को आप समझेंगे, अगर इस तरह का लिखा हुआ होता है तो इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू। हिंदी में सदस्य होना, बिलोंग्स टू, सदस्य है। अगर इस तरह से अगर काट दिया तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, सदस्य नहीं होना, सदस्य नहीं है। एग्जाम्पल से समझाएंगे, धैर्य बनाए रखें। मीन्स एग्जाम्पल से समझा जाए प्यारे बच्चों, अगर हम लिखते हैं यदि ए वॉवेल का संग्रह है, यदि ए वॉवेल्स का संग्रह है, तो इसको हम सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये अभी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, भाषा में लिखा हुआ है। अगर आपको सेट के रूप में लिखना है प्यारे बच्चों,
तो आप इसको लिखेंगे ए इक्वल टू, सेट के एलिमेंट क्या होंगे, तो वॉवेल्स होंगे। ठीक है, तो वॉवेल को लिखिए ए ई आई ओ यू, और इसको मध्यम कोष्ठ यानी करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये अभी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इसी को अगर आप चाहते हो सेट में, तो आप सेट ए इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे सेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, यानी सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल का संग्रह। और डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये जो ए ई आई ओ यू है, ये जितने भी अवयव है, एलिमेंट है, इसको अवयव एलिमेंट बोलेंगे। जितने भी वस्तु का संग्रह होता है उसमें इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट। तो एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, ये सब एलिमेंट कहिए या मेंबर कहिए। तो ये ए जो है इसके घर से बिलोंग्स करता है। सेट ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए का क्या है, एक एलिमेंट है। तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब छोटा ए बड़ा ए का सदस्य है, सदस्य है। इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बड़ा ए का सदस्य है। ठीक है बच्चों। दूसरा यहां पे ये भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए। अच्छा, हम अगर पूछे कि बबुआ ये बताओ कि बी बिलोंग्स करता है ए से, बी नहीं करता है, तब ऐसे काट देंगे। इसको पढ़ेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी बी ए का सदस्य नहीं है। यहाँ ए का सदस्य है, स्मॉल ई ए का सदस्य है। ओके बच्चों, चलिए 2 नंबर में अगर हम आपसे कहें यदि सेट बी प्राकृत संख्या का संग्रह है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, तो आप b इक्वल टू लिखेंगे। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है भाई, 1 से, 1 2 3 4 डैश डैश सो ऑन। ठीक है बच्चों, मैं ये बता दूं कि ये जो लाइव क्लास चल रहा है, ये लाइव क्लास का जो रिकॉर्डिंग है ये आपको केवल लाइव तक रहेगा, लाइव या मैक्सिमम आपको 24 घंटा रहेगा। इसलिए आप लाइव क्लास में ही आप देख लें बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, ये पहला वीडियो है तो पूरा रहेगा, डोंट वरी। इसलिए आप लोग लाइव में ही जुड़ करके देखें तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो बी बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश। ओके, तो यहां पर देखो तो 1 बिलोंग्स टू बी, 1 बी का एलिमेंट है, इसलिए हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू बी, और 2 बिलोंग्स टू बी, 2 भी बी का सदस्य है, 3 भी बी का सदस्य है। और बच्चों अगर हम कहें 0 बिलोंग्स टू बी, तो क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 बी का सदस्य नहीं है। तो ऐसे करके काट देंगे, इसका मतलब हुआ यह इसका सदस्य नहीं है। क्या -1 बी का सदस्य है, नहीं है, तो इसको ऐसे करके काट देंगे। ठीक है, अगर हम कहेंगे -5 क्या बी का सदस्य है, नहीं है, तो इसे काट देंगे। तो आप जरूर समझ रहे होंगे कि कौन एलिमेंट है और कौन एलिमेंट नहीं है। ओके, चलिए तीसरा नंबर में और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, तो अब हम इसको और एक तरीके से बताते हैं। ये जो इस तरह से लिखा होता है इसको पढ़ते सच दैट, ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे सच दैट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सच दैट, मतलब इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया संकेत, और इससे पहले बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में बता दिए थे। ठीक है, चलिए क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जिस बच्चे को दिक्कत है, फ्रेश नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये क्लास सब दिन यूट्यूब पर चलेगा, यह क्लास सब दिन यूट्यूब पर चलेगा, और आपस में कोई बच्चे चैटिंग ना करे, बेहतर होगा। आप कितने मेहनत से डाटा बचा के रखे हो पढ़ाई करने के लिए, इसलिए आप इसको पढ़िए ढंग से, और 100 में 100 मार्क्स लाने को एक बार ठान लीजिए। और एक बार जो ठान लेते हैं, एक बार सोचने में जितना भी समय लगे, और एक बार जब आप सोच लेते हैं तो फिर कभी भी
पीछे पलट के नहीं देखना है। कौन क्या कहता है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ने से जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जुड़ने से जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करने से तकदीर बन जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी अंदाज में आप हमेशा एनर्जेटिक रहो। हम बात हर एक चीज का करेंगे कि कैसे आप मोटिवेट रहो, सेल्फ मोटिवेट रहो, बार बार मोटिवेट करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे कर पाएंगे अपने लाइफ में। पढ़ाई के साथ साथ अपने लाइफ को भी कैसे सक्सेस बनाना है, हर एक चीज आपको बताएंगे। तो ये हो गया सच दैट। तो ये बच्चों आप सेट और सेट का रिप्रेजेंटेशन आपने समझा। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ सेट्स। क्या जानेंगे बच्चों? टाइप ऑफ सेट्स। तो हेडिंग लगा लीजिए टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार। सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या इसी को कहते हैं नल सेट। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं ताकि आपको कहीं से भी कंफ्यूजन ना रहे, कहीं से भी दिक्कत ना हो। तो एम्प्टी सेट हिंदी में रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी खाली हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। तथा इसे ये शून्य दे करके ऐसे, इसको पढ़ते हैं फाई। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको पढ़ते हैं फाई। या फिर ऐसे हम खाली छोड़ देंगे, मध्यम कोष्ठ को से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। तो वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, द सेट हैविंग देयर इज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। तथा इसे फाई, ये शून्य देके इसे काट देते हैं, इसको पढ़ते हैं फाई, या फिर खाली छोड़ देंगे तो ये हो जाता है एम्प्टी सेट। ओके स्टूडेंट्स, तो एम्प्टी सेट फॉर एग्जांपल अगर हम कहें यदि ए 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर पूर्णांक हो, तो बताइए प्यारे बच्चों 2 और 3 के बीच क्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? 2 और 3 के बीच पूर्णांक संख्या है? नहीं है, नहीं है। इसलिए ए बराबर आप क्या लिखोगे? फाई, ये खाली छोड़ देंगे या फिर इसी को लिखेंगे फाई। ठीक है। अच्छा, डाइस, छग्गा, पासा। पासा देखें आप लोग, पासा पे 1 से लेकर के 6 तक रहता है ना। तो ए, यदि ए 2 और 3 के बीच पूर्णांक हो तो क्या ए बराबर 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक है? नहीं है। इसलिए यहां पर क्या करेंगे बच्चों? खाली छोड़ देंगे या फिर फाई लिख देंगे। दूसरा एग्जांपल, यदि बी पासे पर 7 प्रकट होना, क्या है? बी बराबर पासे पर 7 प्रकट होना। बताइए पासे पर 7 कभी आ सकता है क्या? पासे पर कभी 7 नहीं आ सकता है। इसका मतलब बी सेट भी जो है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। सेट बी इक्वल टू पासे पर 7 प्रकट होना, मतलब ये पूर्णतः खाली हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए बढ़िया से।
आपको 100 में 100 लाना है, क्योंकि आप अपने फैमिली का हीरो है। आप अपने फैमिली आप पर आपको पूर्णतः विश्वास किया हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे कुछ नेगेटिव कमेंट करता है उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते चलिए, पीछे नहीं देखना है। यदि C बराबर, अगर हम आपसे कहें यदि C 7 और 9 के बीच अभाज्य संख्या, या फिर आपको बोले विषम संख्या, तो बताइए प्यारे बच्चों, 7 और 9 के बीच कोई विषम संख्या है? नहीं है, तो ये खाली छूट जाएगा, या फिर हम फाइ लिख देंगे। तो ये हो गया एम्प्टी सेट। ध्यान दे, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाइ। नेक्स्ट, दूसरा टाइप आप लोग जानेंगे नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट, अ सेट हैविंग एट लीस्ट वन एलिमेंट। अ सेट हैविंग एट लीस्ट वन एलिमेंट, वह सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो उसे नॉन एम्प्टी सेट कहा जाता है। वह सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो उसे नॉन एम्प्टी सेट कहा जाता है। मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट कहा जाता है। वह सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो उसे नॉन एम्प्टी सेट कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, A इक्वल टू 5 से 10 के बीच प्राकृत संख्या, 5 से 10 के बीच, यानी 5 और 10 के बीच, ठीक है ना। तो 5 से 10 के बीच क्या क्या आता है? 6, 7, 8, 9, है ना, बीच का रहा इसलिए 6, 7, 8, 9। देखिए कम से कम एक एलिमेंट है ना, तो कम से कम एक एलिमेंट रहेगा तो उसको कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट। चलिए 2 नंबर में अगर कह दिया यदि B पासे पर सम संख्या प्रकट होना, सम संख्या प्रकट होना। देखो प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ा रहे हैं अभी इसको पूरे हम लिंक को जोड़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ताकि आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी मिलने वाला है। तो इसलिए हम इतना कम समय में हम दावा के साथ कर सकते हैं कि आप 100 में 100 मार्क ला सकते हो, ठीक है। बस एक जुनून होना चाहिए अपने अंदर कि हमें रेगुलर क्लास करना है और शुरू से लेके अंत तक क्लास करना है, ठीक है। एक भी कंसेप्ट छूट जाएगा तो फिर आप 100 में 100 नहीं ले पाओगे। जैसे 1 मार्क घट जाने से 99 रह जाता है, वही 1 मार्क होने से 100 में 100, उसका कुछ अलग अंदाज होता है। तो यदि B पासे पर सम संख्या प्रकट होना, तो बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? B इक्वल टू, इसको सेट के रूप में लिखेंगे तो मध्यम कोष्ठ देंगे 2, 4, 6, पासे पर सम संख्या यही ना है, 2, 4, 6। तीसरा अगर हम डायरेक्ट C बराबर लिख दें 2 या कोई भी एलिमेंट, तो आप समझ रहे हैं इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है, मीन्स एटलीस्ट 1 एलिमेंट। सुनील कुमार सिंह राजपूत जी बोल रहे हैं सर PDF मिलेगा? यस मिलेगा, हम कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, एक बार बोल दे रहे हैं। आप सभी बच्चे को PDF लेने के लिए इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप जुड़ जाएंगे, वहां से टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे। ओके, लेकिन 1 घंटा के बाद कम से कम 30 मिनट, ठीक है, लाइव खत्म होने के 30 मिनट बाद। चलिए उसके बाद फिर चलते हैं सिंगलटन सेट। 3 नंबर में सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट एकल समुच्चय, नाम से स्पष्ट है बच्चों, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। वह सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, वह सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट हो, उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। वह सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। केवल एक होना चाहिए, उससे ना तो कम और ना ही ज्यादा। जैसे ए बराबर हम कहेंगे यदि ए सम प्राकृत संख्या का संग्रह है, सम प्राकृत संख्या का संग्रह है। तो बताइए प्यारे बच्चों, ऐसे कौन से अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? सम अभाज्य लिखते हैं, सॉरी यहां पर सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो आप लोग बताइए कि कौन से ऐसे सम संख्या है जो अभाज्य भी है? जल्दी से बताओ, कौन से ऐसे सम संख्या है जो अभाज्य है? तो ये केवल 2 है प्यारे बच्चों, ये केवल 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल का लिंक आपको हर एक चैप्टर से मिलेगा, लिंकेड है, इसलिए आप ज्यादा सक्सेस करोगे। और इसलिए आइडियल का बच्चा ज्यादा सक्सेस करता है, ज्यादा बच्चों को 100 में 100 आता है, इसी वजह से कि आपको पिछले चैप्टर से रिलेटेड मिलेगा अगला चैप्टर। ठीक है, दूसरा अगर हम सिंपल वे में लिख दें b इक्वल टू के, कुछ भी लिख सकते हैं, एलिमेंट नंबर लेटर कुछ भी हो सकता है। इसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। ये सब हो गया सिंगलटन सेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा लिखेंगे पेयर सेट। पेयर सेट युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय। पेयर, सभी बच्चे जानते हैं कि पेयर का मतलब जोड़ा होता है। पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ा। तो हम कहेंगे वह सेट जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो, वह सेट जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, उसे पेयर सेट कहा जाता है। पेयर सेट कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए ताकि आज 500 का क्रॉस करना मकसद है। बस कुछ बच्चे बाकी है, बहुत कम बच्चे, इसलिए 500 क्रॉस कर जाएगा तो इसी से हमें एक एनर्जी मिलती है कि भाई हम यूट्यूब पर फ्री में भी पढ़ा रहे हैं तो मेरे साथ बच्चे का सपोर्ट है। ठीक है, चलिए पेयर सेट हो गया जिसमें 2 एलिमेंट होना चाहिए। जैसे 1 नंबर में a बराबर 2 5, दूसरा उदाहरण b बराबर -3 0, कुछ भी ले लो, है ना। 3 नंबर में c बराबर w और y, है ना बच्चों, कुछ भी हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पेयर सेट के बाद, पेयर सेट के बाद हम अब चलेंगे नंबर ऑफ सेट्स पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। समुच्चयों में अवयवों की संख्या, समुच्चयों में अवयवों की संख्या, समुच्चयों में अवयवों की संख्या। तो प्यारे बच्चों देखा जाए, अगर सेट ए में n एलिमेंट है, तो अगर इस तरह से लिखा होता है तो इसको पढ़ेंगे सेट ए में अवयवों की संख्या। सेट ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सेट ए में एलिमेंट की संख्या को सूचित करते हैं एन ए से। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बराबर दे दिया जाए बच्चों ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है प्यारे बच्चों? तो सेट ए में एलिमेंट की संख्या 5 है, हम लिखेंगे एन ए इक्वल टू 5, एन ए इक्वल टू 5। अगर सेट बी में एलिमेंट की संख्या 1 2 3 4 है, तो इसमें हम लिखेंगे एन बी बराबर, इसका मतलब सेट बी में अवयवों की संख्या बराबर 4। प्यारे बच्चों इसमें अगर दे दिया जाए सी बराबर केवल 0, तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है? इसमें एलिमेंट की संख्या है प्यारे बच्चों 1, तो हम लिखेंगे एन सी बराबर 1, यानी सी में एलिमेंट की संख्या 1। अगर आपको डी इक्वल टू दे दिया जाए एलिमेंट के रूप में एक 5, तो इसमें कितने एलिमेंट है भाई? जल्दी से बताओ कमेंट करके, इसमें कितने एलिमेंट है? सेट डी में कितने एलिमेंट है बच्चों? तो 1 एलिमेंट है। 5 को यहां पर 0 नहीं समझना है, ठीक है। तो डी बराबर हो जाएगा यहां पर एन डी बराबर, डी में अवयवों की संख्या यहां पर कितना है? 1 है। अच्छा, इसमें आप लोग बताएंगे अगर ई बराबर दे दिया जाए खाली या फिर 5, तो आप इसमें बता सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट है? 5 नंबर में ई में कितने एलिमेंट है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, तब हम समझेंगे, आप लोग समझे। एन ई इक्वल टू व्हाट? हम आपको ऑप्शन दे दें? ऑप्शन नहीं, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ई में कितने एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे बच्चे। तो बच्चों ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या होता है? वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब खाली रहे। वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट की संख्या 0, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट की संख्या 0, तो एन ई बराबर हो गया 0। तो हमें उम्मीद है कि आप यहां तक सीख लिए। सेट ए में, बी में, सी में कितने एलिमेंट है आप यहां तक समझ गए। इसमें और इसमें अंतर है बबुआ, यहां डी एक सेट है जिसके एलिमेंट के रूप में 5 है। डी एक सेट है जिसमें एलिमेंट के रूप में एक एलिमेंट है जो क्या है? 5 है, इसलिए एन डी इक्वल टू 1। यहां पे 5 एक सेट है जो इम्प्टी है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? 0। क्या यहां तक आपने समझा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सबसेट की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आप रिलेशन सीख पाओगे, या रिलेशन है या नहीं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं सबसेट। ध्यान देंगे सभी बच्चे, आप एक एक कंसेप्ट को लेंगे, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर 100 में घट जाएगा। सबसेट, उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय, सबसेट।
चलिए प्यारे बच्चों, सबसेट के बारे में जानिए क्या होता है। यदि ए और बी दो सेट हो और सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो। चलो पहले लिखते हैं, धीरे धीरे समझेंगे भी। दो सेट ए और बी, दो सेट ए और बी इस प्रकार हो कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, तो सेट ए को बी का सबसेट कहा जाता है। सेट ए को बी का सबसेट कहा जाता है तथा इसे ये संकेत इतना से सूचित किया जाता है। घबराइएगा नहीं, सब चीज एक एक करके समझाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दो सेट ए और बी इस प्रकार हो कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट हो, या सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, तो सेट ए को बी का सबसेट कहा जाता है। दैट इज, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको सबसेट पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सबसेट, और इस पूरे को पढ़ेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या ए सबसेट बी। ए सबसेट बी, हिंदी में ए बी का सबसेट है, उपसमुच्चय है। मतलब एग्जाम्पल से समझिए, दो सेट ए और बी इस प्रकार हो कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू, इसमें दे दिया जाए 1 2 का 4, और सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो देखो प्यारे बच्चों, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है। देखिए तो एक बार, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, यस है। तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है। देख लीजिए, एक यहां पर है, दो यहां पर है, चार यहां पर है। ठीक है, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, इसलिए हम लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बताइए बच्चों, क्या बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है? सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है क्या? नहीं है। इसलिए हम यहां पर कहेंगे बी सबसेट नहीं है ए का। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में और भी दूसरा एग्जांपल से देखिए, सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी, और बी इक्वल टू हम ले लेते हैं ए बी सी डी। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? बताइए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है? यस, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, इसलिए हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, इसलिए हम कहेंगे बी भी ए का क्या है? सबसेट है। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट हुआ, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है तो बी भी ए का सबसेट हो गया। ओके बच्चों, चलिए उसके बाद फिर यहां पर अगर एक सेट ऐसा दिया जाए
1 2 3 और b इक्वल टू 2 1 3। तो यहां बताइए, तो यहां बताइए क्या a और b सबसेट है? यस। उल्टा पुल्टा से कोई मतलब नहीं, इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो हम कहेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। तो a भी b का सबसेट है और b भी a का सबसेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसेट का काम क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अभी यहां पर सबसेट का काम क्लियर नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत सारा चीज जानना जरूरी है। तो इसमें और भी हम कुछ जानते हैं, उसके बाद भी हम फिर सबसेट पढ़ाएंगे, क्योंकि इक्वल सेट भी जानना जरूरी है, इक्विवेलेंट सेट जानना जरूरी है। तो चलिए लिखा जाए, इक्वल सेट। इक्वल सेट समान समुच्चय, समान समुच्चय। इक्वल सेट किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? दो सेट ए और बी इक्वल सेट तभी कहलाता है जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तथा सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो। ओके, यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में तथा सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में। तो इस केस में कहेंगे ए और बी दोनों इक्वल सेट है। मीन्स दो सेट ए और बी दो सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाता है यदि इक्वल सेट कहलाता है यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तथा सेट बी का भी प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में हो। यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा और बी का भी प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में होगा, तो हम कहेंगे ए और बी दो इक्वल सेट है। दैट इज, आप ये भी कह सकते हो, इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट देन हम ये कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ध्यान देंगे इस बात को, इस बातों को ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। अगर ए और बी इक्वल सेट होगा तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में, यानी ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। अब इसी का उल्टा वाइस वर्सा, मतलब अगर ए बी का सबसेट होगा और बी भी ए का सबसेट होगा तो इस केस में हम कह सकते हैं ए और बी दोनों इक्वल सेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए इक्वल टू 1 2 का 4, बी इक्वल टू 4 2 का 1। ठीक है, देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में है ना? तो बी भी ए का क्या हो जाता है? सबसेट। इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों क्या है? इक्वल सेट। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। एनी प्रॉब्लम? हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि अगर बच्चों इस तरह से लिखा होता है 1, 2 और 2, 1, तो ये दोनों इक्वल सेट हो गया। मध्यम कोष्ठ यानी करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये हो गया दोनों सेट, यह भी सेट यह भी सेट। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में है, तो हम कहेंगे ए और बी कैसा सेट है? यहाँ पर इक्वल सेट है। प्यारे बच्चों, ए और बी कैसा सेट है? तो इक्वल सेट है। लेकिन गौर फरमाना, यहां समझने वाली बातें हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर बच्चों ऐसा दे दिया 1, 2, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं?
अगर करली ब्रैकेट यानी मध्यम कोष्ठ में लिखा रहेगा तभी सेट होगा, और जब मध्यम कोष्ठ में नहीं लिखा रहेगा तो यह सेट नहीं होगा। तो यह सेट है, तो सेट के केस में उल्टा पुल्टा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जब यहां पे दे दिया ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 2,1 और 1,2, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 1,2 को जब आप दर्शाइएगा ना, प्लॉट करिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 2 3 ऊपर ले लेते हैं, फिर 1 2 3, तो 1 2 आपको कहीं और मिलेगा, x का 1 y का 2 यहां मिलेगा। कहां मिलेगा बच्चों? x का 1 y का 2, x का 1 y का 2 यहां मिला 1,2। लेकिन जब 2 1 लीजिएगा तो x का 2 और y का 1 आपको यहां मिलेगा। बताइए क्या दोनों पॉइंट एक हुआ? ये दोनों पॉइंट जब एक नहीं हुआ मेरे बच्चों, 1 2 और 2 1, जब दोनों पॉइंट सेम नहीं हुआ तो क्या इसको बराबर लिखना सही है? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों 1 2 और 2 1 इस केस में बराबर नहीं होगा। और सेट के केस में, सेट क्या है? सेट एलिमेंट का संग्रह है, जबकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यह कोऑर्डिनेट को दर्शाता है, इसलिए 1 2 और 2 1 कभी बराबर नहीं होगा, जबकि सेट के केस में यह बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। चलिए, तो कुछ ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि समय होने जा रहा है, इस पर चर्चा और भी आगे होते रहेंगे। तो सेट ए का मतलब आपने समझ गया, यहां पर इक्वल सेट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में, ये हो गया। उसके बाद बच्चों अब हम जानेंगे यहां पर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इसमें हम जानेंगे अब इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। तो देखो मेरे बच्चों, समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होना चाहिए, जबकि इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट नहीं, एलिमेंट की संख्या सेम होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे वह सेट दो सेट ए और बी, ऐसे लो, सब में सेंस एक जैसा रहेगा। दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट कहलाता है यदि इक्विवेलेंट सेट कहलाता है यदि सेट ए के, यदि सेट ए तथा सेट बी में एलिमेंट की संख्या सेम हो, एलिमेंट्स की संख्या सेम हो, एलिमेंट नहीं, जब एलिमेंट सेम हो गया तो इक्वल सेट, और जब एलिमेंट की संख्या सेम हो गया तो इक्विवेलेंट सेट। मीन्स दैट इज कहने का मतलब ये, नंबर ऑफ एलिमेंट in A equal to number of elements in set B। दैट इज कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, NA मतलब A में एलिमेंट की संख्या तथा B में एलिमेंट की संख्या बराबर हो। ओके, तो यदि सेट A और सेट B में एलिमेंट की संख्या बराबर हो तो इस केस में इसको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। हाँ, ध्यान रहे कि प्रत्येक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, जबकि प्रत्येक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता है। क्यों? एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। ए बराबर 1 2 3 4 और सेट बी बराबर ए बी सी डी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए सेट ए में कितने एलिमेंट है? 4, और सेट बी में कितने एलिमेंट है? 4। देखिए
सेट ए और सेट बी में एलिमेंट की संख्या इक्वल है मेरे बच्चों, इसलिए हम कहेंगे यहां ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। देयरफॉर हियर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ए और बी कैसा सेट है? इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, चूंकि यहां ए और बी में एलिमेंट की संख्या सेम है, इसलिए क्या हो गया? इक्विवेलेंट सेट। चलिए दूसरा एग्जांपल आप लोग के लिए। ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 1 4 3। बताइए क्या यह इक्विवेलेंट सेट है? क्या यह इक्विवेलेंट सेट है? यस, क्योंकि सेट ए और सेट बी में एलिमेंट की संख्या सेम है, 3 है, इसलिए हम कहेंगे कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, अगला लास्ट। ए इक्वल टू दे दिया जाए 1 3 5 7 9 और बी इक्वल टू 1 5 7 9 3। बताइए ए और बी क्या इक्वल सेट है? तो मेरे बच्चों ए और बी इक्वल सेट भी है और इक्वल सेट होने के साथ साथ इक्विवेलेंट सेट भी है। तो हम कह सकते हैं बबुआ कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या सेम है और सेट बी में एलिमेंट की संख्या भी सेम है, इसलिए यह इक्विवेलेंट सेट हुआ। ए एंड बी आर इक्वल सेट। इक्वल भी है, देख लो, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। भले उल्टा पुल्टा है, इससे इसमें कोई मतलब नहीं होता है। इक्वल सेट्स एंड आल्सो इक्विवेलेंट सेट। यह इक्वल सेट भी है और साथ साथ इक्विवेलेंट सेट भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि देख लो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। ओके प्यारे बच्चों, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में, इसलिए इक्वल सेट भी हो गया और यह इक्विवेलेंट सेट भी हो गया। तो ये हुआ आज आपने पढ़ा क्या क्या। तो एक बार मैं रिव्यू कराता हूं। डी, तो सबसे पहले आज पढ़े सेट। सेट क्या होता है? मैन में भी सेट कर लेना, लास्ट में हम सब दिन आपको मैन में सेट करा देंगे ताकि आपको पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया सेट। सेट क्या होता है? तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD से सूचित करते हैं और सेट के एलिमेंट को मध्यम कोष्ठ के अंदर कॉमा देकर के लिखा करते हैं। क्लियर है? उसके बाद सेट के बाद हम जाने सबसेट, टाइप्स ऑफ सेट को पढ़े। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हम क्या पढ़े? तो उसमें पढ़े एम्प्टी सेट। वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट। वह सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसे कहेंगे सिंगलटन सेट। वह सेट जिसमें दो एलिमेंट हो उसे कहेंगे पेयर सेट। वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे कहेंगे एम्प्टी सेट, जिसे हम सूचित करते हैं फाइ से। ठीक है, फाइ से। और वह सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, कम से कम एक एलिमेंट हो, उसे हम कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम आए सबसेट पर। सबसेट क्या होता है मित्रों? तो सबसेट होता है दो सेट के बीच। जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो तो ए को कहेंगे बी का सबसेट। अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में, तो इस केस में सेट ए और बी दोनों इक्वल सेट कहलाएगा। ए और बी दोनों इक्वल सेट कहलाएगा। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में, तो ए इज
ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है। या आप कहे कि सेट ए और बी एक दूसरे का सबसेट है, तब भी वो दोनों क्या हो गया, इक्वल सेट। यहां तक क्लियर। उसके बाद हम आपको क्या बताए, सबसेट के बाद इक्वल सेट के बाद इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होना चाहिए, जबकि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा, और कल भी आपको इसी से रिलेटेड थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो या कोर्स बेनिफिट बुझा रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सहायता करें, सबके पास इसे भेजें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा। और आगे जितना भी पढ़ेंगे, हर एक क्लास आपका यादगार होना चाहिए और आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ताकि आपको कम से कम समय में कम से कम पढ़ाई के साथ साथ आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलते चलते क्या, सॉरी, वाह चलो चलते चलते जो बच्चे लास्ट में आए हैं वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब शेयर तो कर ही देते हैं, लाइक कर ही देते हैं, ठीक है ना। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। गौर फरमाना, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक हार के मत रुक ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। 100 में 100 मार्क भी आएगा और आप लोग का एकदम मजा भी आएगा, खूब एंजॉय करेंगे। 100 में 100, 95, 98, 99, 100 लाने पर खूब मेरे तरफ से पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। 10,000 रुपये का पुरस्कार देते हैं। ये आगे और भी ज्यादा हो सकता है, बट देखते हैं इस बार कितने स्टूडेंट के दिल में जज्बा जुनून है, जो कि हमारे 100 में 100 लेक्चर को देख करके 100 में 100 मार्क ला सकता है। मेरे तरफ से कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा, भरपूर चलेगा। 100 में 100 मार्क्स का जो स्ट्रेटजी है, इसी अंदाज के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलेंगे अगले क्लास यानी कल।